Hello student, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7 and the lesson is the apricot tree. This is the fourth lesson of this subject and the name is the apricot tree. Okay, and the writer of this lesson is MS Mahadevan. ओके, एम एस महादेवन ना ये लेसन के राइटर है। ठीक है, और ये लेसन का नाम है द एप्रिकॉट ट्री। और इस लेसन में आज हम कुछ ऐसी ये जो नैरेटर है, ये जो राइटर है एम एस महादेवन, ये इन्होंने ही इन्हीं के लाइफ में मतलब कुछ ऐसी बीती हुई कोई ऐसी एक घटना इस स्टोरी में बताई गई है। ठीक है, तो यही नैरेटर है इस लेसन में और इन्होंने ही ये लेसन में अपने लाइफ में उनके लाइफ में कैसी जो सिचुएशन ऐसा कोई इवेंट हुआ था उसके बारे में उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। पहले लेसन का जो नाम है द एप्रिकॉट ट्री। एप्रिकॉट ट्री मीन्स क्या होता है? एप्रिकॉट एक फ्रूट है जिसको हम जर्दालू नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्रूट का पेड़ है एप्रिकॉट ट्री, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ इस लेसन में बताया गया है। तो हम अभी आगे जानते हैं। I have lived in the camp for close to a year now. When I remembered my old home, somehow I love it more than I ever did. It was spring when we left, and the grey mountains were slowly turning green. The apricot tree which my grandfather had planted as a young man was heavy with ripening fruit. तो इसमें पहले पैरा में उन्होंने कहा है कि जो नैरेटर है उन्होंने स्टार्टिंग की है कि वो बता रहे हैं कि आई हैव लिव्ड इन द कैंप फॉर क्लोज टू अ ईयर नाउ। मतलब अभी 1 साल हो रहा है जब मैं एक कैंप में रह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं कैंप में रह रहा हूँ और उसको आज 1 साल मतलब 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल से मैं यहाँ इस कैंप में रह रहा हूँ और मुझे ये याद है कि जब मैं मेरे पुराने घर में रहता था तो वहाँ पे जो भी मतलब उस टाइम जो मेरे पुराने घर में जो भी चीज़ें हुआ करती थी या मेरी वो जो लाइफ थी वो मुझे आज से बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आज जो कंडीशन है इस कैंप में मैं जो रह रहा हूँ इससे ज़्यादा मुझे वो जो सिचुएशन थी या वो जो लाइफ थी वो मुझे बहुत ही पसंद है। इट वॉज स्प्रिंग व्हेन वी लेफ्ट। वो स्प्रिंग का सीजन था जब हमने वो घर छोड़ दिया था और उस वक्त बहुत से ऐसे ग्रे कलर्स के ऐसे माउंटेन्स जो थे वो पूरे क्या हो रहे थे? ग्रीन हो रहे थे, क्योंकि स्प्रिंग का मौसम था, वो पतझड़ होती है ना। तो जो माउंटेन्स है वो पूरे ग्रे कलर के जो माउंटेन्स होते थे वो पूरे ग्रीन हो रहे थे। और जो एप्रिकॉट ट्री थी जो मेरे ग्रैंडफादर ने जब वो उनके लाइफ में जब वो मतलब उनके जब वो जवान थे या तरुण थे उस काल में उन्होंने एक एप्रिकॉट ट्री लगाए थे जो इतने बड़े हो चुके थे और बहुत ही रसेदार ऐसे वो फ्रूट्स देते थे वो ट्री। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं कि अब्बा एंड उस्मान वी आर मेकिंग लास्ट मिनट एग्रीमेंट्स बिफोर टेकिंग अवर फ्लॉक टू द हाई पास्चर। फिर वो अब्बा जो उनके पेरेंट्स थे, अब्बा जो और वो एक उस्मान नाम का उनका भाई था, तो वो कहते हैं कि जो मेरे अब्बा और जो उस्मान थे वो रोज सुबह अपने जो भी उनके जो जानवर थे, जो भी वो पालने के लिए जो जानवर रहते थे उनको चराने के लिए या उनको खेत में ऐसे लैंड में ले जाने के लिए वो सुबह से लास्ट मिनट तक वो अपनी पूरी तैयारी करते थे। आई बेग टू गो अलोंग विथ देम बट नॉट दिस ईयर, अब्बा हैड सेड फर्मली। मैं हर रोज उनसे जिद करता था, मैं हर रोज उनको रिक्वेस्ट करता था कि आप मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, लेकिन अब्बा हमेशा यही कहते थे कि नॉट दिस ईयर। वो कहते कि नहीं, अब इस साल नहीं। ठीक है, इस साल तुम नहीं आ सकते। इन अ काइंडर वॉइस ही हैड एडेड मे बी नेक्स्ट समर। Usman was 15, I was 11. It seemed like I would have to wait forever to be as old as him. Meanwhile, there was school to attend and Ammi and Habiba to look after. फिर वो बताते हैं कि मैं जब उनके साथ जो जानवर जो थे जिनके साथ वो उनके अब्बा उनके बड़े भाई उस्मान जो जाते थे तो वो भी जिद करते थे कि मैं भी आपके साथ आऊँगा, लेकिन उसके फादर जो थे, अब्बा जो थे, वो उनको आने के लिए हमेशा मना करते थे और कहते थे कि नहीं, इस साल नहीं,
मे बी नेक्स्ट समर, मतलब अगले अगले समर में तुम चल सकते हो मे बी। ठीक है, तो फिर वो बताते कि उस्मान जो थे उनके बड़े भाई वो 15 ईयर्स के थे और मैं 11 ईयर्स का था। ऐसे वो नैरेटर बता रहे हैं कि मैं 11 साल का था और मेरा भाई जो था वो 15 साल का था। तो मैं फिर ये मतलब मैं ये सोचता था कि मेरे भाई के जितना बड़ा होने के लिए या फिर मुझे उनके साथ उस काम में जाने के लिए मुझे पूरे साल भर या पूरी जिंदगी भर ही मुझे वेट करते रहना पड़ेगा, ऐसे वो सोचते थे। Meanwhile, there was school to attend and Ammi and Habiba to look after, मतलब जब वो उनकी जो उम्र थी तब वो क्या कहा जाते थे, स्कूल में जाते थे और जो स्कूल था वो उनके पास में ही था। तो और अम्मी और हबीबा जो थे वो उनकी केयर करते थे। ठीक है, और जो उनके पेरेंट्स थे, जो उनके अब्बा जो थे वो हमेशा उनको कहते थे कि दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब्बा हैड सेड प्राउडली, वो अब्बा जो है वो गर्व से कहते थे कि ये जो लड़का है उसकी पढ़ाई और उसकी सब जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है, ऐसे वो उनकी अम्मी को वो ऐसे बोलते थे। उस्मान पुटिंग bags of barley flour, salt and dried meat onto a mule's back had given me a sympathetic smile. उनके जो बड़े भाई थे उस्मान, वो हमेशा जो ज्वारी बाजरे के जो आटा वगैरह जो होता था वो आटे की बोरिया, नमक की बोरिया और कुछ ऐसे जो सूखे मांस वगैरह होते थे उन सब के जो गट्ठे होते थे वो पूरे बांध के वो म्यूल्स के पीठ पे, म्यूल्स मीन्स जो खच्चर, ठीक है, खच्चर जो है एक एनिमल है, उसके पीठ पे लाद के वो हमेशा वो लादता था। और जब वो लादने के बाद फिर जब वो उसको जाना होता था तब वो जो नैरेटर है उनके तरफ देख के एक स्माइल देता था। ठीक है, I invite him the days of adventure and freedom that lay ahead while I would be in school cramming useless stuff like tables and grammars. He would be out in the mountains fishing in the streams sleeping under the star. फिर वो बता रहे हैं कि मैं मतलब जो मेरे भाई और अब्बा जो थे वो मतलब उनके एडवेंचर, मतलब उनके जो साहस और उनकी जो स्वतंत्रता थी कि वो स्वतंत्र से इधर उधर हमेशा घूमते रहते थे, है ना। तो इन सब से मैं क्या कर होता था, मैं बहुत ही जलन फील करता था, बहुत ही ज़्यादा जलता था उनसे, मेरे भाई से, कि जब मैं स्कूल में एक स्कूल के एक क्लास में बैठ के जब वो इतने मतलब इतने कड़क और ऐसे हार्ड ऐसे डिफिकल्ट ऐसे टेबल्स और ग्रामर में वहाँ पे बैठ के लर्न करता रहता था और मेरा भाई जो है वो मस्त बाहर बड़े बड़े माउंटेन्स के इधर वो मस्त घूमता था, है ना, घूमते रहता था जंगलों में और फिशिंग करता था, छोटे छोटे तालाब में जाके मस्त फ्रीली वो फिशिंग करता था और रात में खुले आसमान के नीचे, खुले स्टार्स के नीचे वो मस्त सोता था। तो ये सब चीजें सोच के मैं बहुत ही ज्यादा उनसे जलता था। I watched them go till the flock was just a cloud of dust in the distance and the barking of dogs and echo in my head. और वो कहते हैं कि मैं हमेशा ये देखता था कि जो मतलब जैसे मेरे भाई और मेरे जो फादर है, अब्बा है, वो जैसे अपने सारे सामान के साथ, अपने सारे वो जानवरों के साथ वो जब निकलते थे तो मैं उनको पूरे जाने तक मैं उनको हमेशा देखता रहता था, मतलब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ खत्म होने तक मैं उनको देखता ही रहता था। 4 days later, the first shell landed on our village. It came across the ridge and shattered the police चौकी। उसके फिर कुछ 4 दिन बाद क्या हुआ, उनके गांव में एक बहुत बड़ा ऐसा एक बॉम्ब वहां पे गिरा उनके गांव में। ठीक है, और वो जो बॉम्ब जो गिरा था वो एक रिज के पास, मतलब माउंटेन की जो रेंजेस होते हैं वहां पे गिरा था और उसके पास जो एक पुलिस चौकी थी उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे बॉम्ब गिरने की वजह से। The third period has just begun. Our teacher Sadiq Ali was at the blackboard when there was a loud dull boom.
फिर जो हमारा क्लास चल रहा था, हम स्कूल में थे और हमारा 3rd पीरियड चल रहा था क्लास में, और तभी जो हमारे टीचर जो थे, जो पढ़ा रहे थे हमको, जिनका नाम था सादिक अली, वो टीचर जो थे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे, तभी एकदम से बम करके बहुत जोर से आवाज हो गया, और उस आवाज की वजह से हमारी जो स्कूल की जो दीवार थी वो पूरी क्या हो गई, शुक हो गई, मतलब पूरी तरह से हिल गई एकदम से। और जो ब्लैक बोर्ड जो था, उस जिस स्टैंड पे लगा हुआ था दीवार के, वो जो ब्लैक बोर्ड है वो पूरा नीचे गिर गया था। ठीक है। और जो सादिक अली सर जो थे, उनके जो स्पेक्टेकल्स से, उनका जो चश्मा था वो उनके आंखों से, उनके नोज से नीचे गिर गया था। The rest of us looked at each other and astonishment, और हम जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो सब हम एक दूसरे की तरफ सरप्राइज से देखने लगे थे। Before Sadiq Ali could stop us, we ran out of the school and up the road to the village square. जैसे सादिक अली हमको रोकते, वैसे ही हम सब क्लास स्कूल से एकदम से भाग गए और गांव के बिल्कुल चौराहे पे, गांव का जो एक स्क्वायर चौक था, वहां पे जाके सब खड़े हो गए। We had barely crossed the grocery shop when around shell landed on it. जैसे ही हमने रास्ते में एक बार्ली का जो एक शॉप था, बार्ली ग्रोसरी का एक दुकान था, उसको जैसे ही हमने क्रॉस किया, वैसे ही एक दूसरा बॉम्ब भी लैंड हो गया, एक दूसरा बॉम्ब भी आके फट गया। When the dust settled, we saw that one wall had a big hole. और जैसे ही जो बॉम्ब फटने के बाद जो डस्ट होती है, पूरा जो धुआं होता है, वो जैसे ही सेटल हुआ, जैसे ही वो धुआं नीचे बैठ गया या खत्म हो गया, वैसे ही हमने देखा कि उस शॉप के अंदर, शॉप की जो बाहर की जो दीवार थी, उसमें बहुत बड़ा एक होल हो गया था, और उसमें से अंदर जो बार्ली के जो आटे की जो बोरियां वगैरह थी, वो सब हमें उसमें से दिखाई देने लगी। और जो उस शॉप का जो मालिक है, वो वहां पे कुछ काम कर रहा था अंदर शॉप में, तो उसका वो जो पूरा जो आटा है, वो पूरे उसके हेड से लेके पूरे उसके टॉय तक, मतलब सर से लेके पूरे पाँव तक वो पूरा आटे से भीग गया था, पूरा आटा उसके ऊपर चला गया था, पूरा सफेद सफेद वो हो चुका था। तो ये सब उस होल में से उनको दिखाई दिया। ठीक है। द बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यूड फॉर अनदर आवर, फिर अगले कुछ घंटों में कंटिन्यू वो बॉम्ब गिरना स्टार्ट हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे बॉम्ब वो गिरते रहे। 6 shells हिट आवर विलेज, ऐसे 6 जो बॉम्ब्स थे वो उनके गांव में गिरे। Several more fell on the highway and the river beyond. Again spray of water splashed every time a shell landed in the river. और बहुत से जो उस बॉम्ब की वजह से बहुत से लोग जो है वो रिवर के किनारे पे, मतलब नदी के किनारे पे या पूरे रोड पे, हाईवे पे पूरे ऐसे गिर पड़े थे। और जो बॉम्ब थे वो जैसे कुछ बॉम्ब से जो पानी में, नदी में जो गिरे, तो जैसे ही बॉम्ब गिरा, वैसे ही पानी के पूरे ऐसे जो फवारे थे, पूरी जो लाट थी वो ऊपर आती थी। In the late afternoon, a jeep roared up into the village square. A man got up on the top the bonnet and yelled through a loudspeaker, "You are informed that this village is under attack by the enemy." और उसी दिन फिर कुछ दोपहर में, दोपहर जैसे खत्म होने आ रही थी, वैसे दोपहर के मतलब दोपहर के टाइम पे एक जीप आई विलेज के स्क्वायर में, गांव के चौक में एक जीप आई, और उसमें से एक आदमी बाहर निकला, और उसने मतलब बहुत जोर जोर से एक माइक में या ऐसे तरह से अनाउंस, उसने लाउड स्पीकर लगाया था उस पे, और लाउड स्पीकर में उसने अनाउंस किया कि यू आर इन्फॉर्म दैट दिस विलेज इज अंडर अटैक बाय द एनिमी। आप सब लोगों को ये सूचना दी जाती है कि आपका जो गांव है वो पूरा शत्रुओं के अंडर में आ चुका है। दिस इज अ वॉर जोन, ये एक वॉर जोन बन गया है। फॉर योर ओन सेफ्टी यू मस्ट इवैक्यूएट योर होम्स, टेक ओनली द बेयर इसेंशियली, गो टू द कैंप एट द्रास। आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपको अपने अपने घर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और एक स्पेशल जो एक द्रास में एक कैंप बनाया गया है, सब लोग अपने घर छोड़ के अपने अपने परिवार के साथ उस द्रास के कैंप में सब लोग चले जाइए, ऐसे उन्होंने अनाउंस किया। Make sure that all women and children leave the area.
He jumped off, got into the jeep and rode off in the direction of the next village. और फिर उन्होंने पूरा श्योर किया कि सभी गांव खाली हो जाना चाहिए, सभी औरतें बच्चे सब लोग गांव से बाहर निकल के उस कैंप में गए। ये जब उन्होंने श्योर किया तभी वो आदमी फिर से जंप करके गाड़ी में घुसा और दूसरे गांव में जाने के लिए उस डायरेक्शन में वो जीप निकल पड़ी। Our neighbors old Suleiman and Amina refused to leave. Chacha was 95 years old. I can't leave my animals behind, he said angrily. Who will feed them? उनके ये जो नैरेटर थे उनके बिल्कुल नेबर में जो एक चाचा चाची रहते थे वो एक बूढ़े थे, बहुत ओल्ड थे, जिनकी ईयर 95 ईयर्स थे, 95 ईयर ओल्ड थे वो, और जिनका नाम था सुलेमान और उनकी वाइफ थी अमीना। ठीक है, तो उन्होंने जो सुलेमान जी थे उन्होंने अपना घर छोड़ने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनके घर में उनके जो पालतू जो जानवर थे, उनके कुछ ऐसे जो जिनको वो पालते थे है ना घर में, जैसे जो भी जानवर थे, तो वो कहते थे कि मैं अपने एनिमल्स को इस तरह से यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, उनकी केयर कौन करेगा, उनको कौन संभालेगा। फाइन देन इफ यू आर नॉट गोइंग नाइदर एम आई, चाची सेड एम्फेटिकली। फिर जो चाची थी अमीना, जो सुलेमान जी की वाइफ थी, उन्होंने भी क्या कहा, ठीक है, अच्छा है, तुम नहीं जा रहे हो तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, ऐसे चाची ने कहा। तो उनकी जो नैरेटर की जो अम्मी थी, उनकी जो मम्मी थी, वो कहती है कि डोंट बी स्टबर्न, प्लीज जिद मत करो, दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये जो मैटर है वो जीवन और मृत्यु का है, कम अलोंग विथ अस, आप भी हमारे साथ चले आओ, चलो। तो वो चाची क्या कहती है उनको, नैरेटर की अम्मी को, यू गो बेटी, योर चिल्ड्रन आर स्मॉल, when Arshad, Mian and Usman come home, we will tell them where you have gone, we will take care of your animals too। तो चाची कहती कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, है ना, जब अरशद, मियान और उस्मान घर में आएंगे तो मैं उनको भी बता दूंगी कि आप लोग यहाँ से निकल चुके हो। ठीक है, ऐसे वो चाची कहती है और कहती कि हम तुम्हारे जो जानवर है हम उनकी भी केयर करेंगे, ऐसे वो चाची कहती है। The अम्मी was unhappy about leaving them behind, but what could she do? अम्मी जो थी नैरेटर की, उनको भी बहुत बुरा लग रहा था कि जो चाचा चाची को ऐसे अकेले यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि चाचा चाची तो मान नहीं रहे थे। There was hardly any time the villagers had begun to leave their belongings, pots, pans and bags of rations filled on mules' back or on their own heads। फिर जो बाकी जो सारे जो विलेजर्स थे उन्होंने अपना घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया और जो भी उनके जो जरूरत की जो भी चीजें थी, जैसे बर्तन है, पैन्स है और राशन के बैग्स है ना, अनाज के जो बैग्स है, वो सब पकड़ के उन्होंने उनके जो खच्चर थे उनके पीठ पर डाल के या फिर कुछ सामान अपने सर पे लाद के वो लोग रास्ता पकड़ लिए और अपने अपने घर छोड़ के वो निकलना स्टार्ट हो गया। Take your school bags, अम्मी said. I was hoping she would forget, but I knew better than to argue। फिर अम्मी कहती है बच्चों को कि चलो अपने अपने स्कूल बैग्स उठाओ, अपने अपने स्कूल बैग्स ले लो। तो जो नैरेटर है वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था कि अम्मी जो है वो स्कूल बैग को भूल जाएंगे, स्कूल बैग को मतलब उनको याद नहीं रहेगा स्कूल बैग्स लेने के लिए, लेकिन मुझे ये 100% पता था कि अम्मी उसको जरूर ही मतलब भूलेगी नहीं, वो जरूर ही उसको ले लेगी। She let Habiba take her favorite doll and a new pair of shoes। अम्मी left a letter for अब्बा। फिर उनकी अम्मी ने हबीबा को लिया, उनकी जो बहन थी,
और उसकी जो फेवरेट डॉल थी हबीबा की वो भी उन्होंने साथ में ले ली। और अब हबीबा को नए जो शूज के पेयर जो उन्होंने नए लिए थे उसके लिए उसको पहनाए और अपने अब्बा के लिए, उनके फादर के लिए एक लेटर घर में छोड़ के वो हम निकल लिए, क्योंकि उनके अब्बा और जो उस्मान थे वो जानवरों को लेके उनको चराने वो लेके गए थे, वो वहाँ पे नहीं थे, उनको कुछ पता ही नहीं था इन सब के बारे में। तो उन्होंने एक लेटर उनके लिए रख के वो निकल गए। We joined the straggly line heading for the town. उस गांव की जो सारे जो लोग थे जो गांव छोड़ के निकल रहे थे, तो हम भी जाके उनकी लाइन में जाके शामिल हो गए और धीरे धीरे हम भी निकलने लगे। The narrow road was chock full of army trucks loaded with soldiers. In the fields next to the river, men were carrying boxes of ammunition, pitching tents and setting up big guns. हमने ये देखा कि जो विलेज का जो नैरो रोड था वहाँ पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े आर्मी के जो ट्रक्स वहाँ पे आए थे और पूरे वो सोल्जर से भरे हुए थे, मतलब जो पूरे आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो उसमें पूरे भरे हुए उन्होंने लेके आए थे। और नदी के बिल्कुल किनारे पर, नदी के बाजू में ही उन्होंने उन आदमियों ने कुछ ऐसे बॉक्सेस रखे थे। उस बॉक्स में पूरे जो चीजें चाहिए होती थी, जैसे गन है, बुलेट्स है, बॉम्ब्स है ना, वो सारी चीजें उन बॉक्सेस में भरी हुई थी। और वो उन्होंने वहाँ पे कुछ टेंट्स गाड़े थे, टेंट्स ऐसे बनाए थे और उसमें बड़े बड़े गन्स उन्होंने रखे थे। और इसके बाद वी मेड स्लो प्रोग्रेस, मतलब वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहे थे लाइन में से। हबीबाज न्यू शूज वेयर पिंचिंग, हबीबा के जो न्यू शूज थे, न्यू पेयर जो उनको पहनाया था उनकी अम्मी ने, तो वो उसको क्या हो रहे थे, पिंच हो रहे थे, मतलब चुभ रहे थे पैरों में। तो हबीबा चाहती थी कि मैं उसको निकाल के फेंक दूं, मतलब उसको वो सहन नहीं हो रहे थे जो उसको पैरों में चुभ रहे थे। अम्मी पिक्ड हर अप एंड कैरिड हर, अम्मी ने वो जो जूते जो थे वो निकाल लिए और खुद अपने हाथों में लेके वो चलने लगी। बाय सनसेट वी हैड कवर्ड ओनली 3 किलोमीटर्स, सूरज इधर डूब रहा था और तब और उतने टाइम तक हमने सिर्फ 3 किलोमीटर ही पार किया था। वी स्पेंड दैट नाइट इन द ओपन, हमें पूरी जो रात थी वो कैसे खुले में ही गुजारनी पड़ रही थी। इट वॉज वेरी कोल्ड, उस दिन बहुत ज्यादा ठंड भी थी। द सोल्जर्स डिड नॉट अलाउ अस टू लाइट फायर्स, सोल्जर्स ने हमें फायर को या आग अपने साथ रखने के लिए उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया था, उन्होंने हमें लाइट्स आग को साथ में रखने के लिए मना कर दिया था। हबीबा स्नगल्ड विथ अम्मी, हबीबा जो थी वो अपनी मम्मी को पूरी स्नगल्ड हो गई, मतलब पूरी मम्मी को चिपक के चलने लगी, उनको पकड़ के चलने लगी। आई हैड माई ओन ब्लैंकेट, मेरे पास मेरी खुद की ब्लैंकेट थी। आई थॉट आई वुड नॉट स्लीप अ विंक, मैंने सोचा कि हमें तो आज सोना ही नहीं है। इट वॉज अ क्लियर नाइट, ये पूरी जो नाइट है हमें ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा, हमें आज सोने का मौका नहीं मिलने वाला है। Around us a ring of peaks rose up to meet the stars. Somewhere in those peaks were Abba and Usman thinking we were safe in our beds. Would I ever see them again? फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि ये जो हम जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे बहुत से ऐसे पर्वतों के पिक्स है, ठीक है, और वहाँ पे हम बहुत से ऐसे स्टार्स हमें दिख रहे हैं, पूरे खुले आसमान में हम चल रहे हैं। और ये जो माउंटेन्स है, ये जो बड़े बड़े जो पिक्स हैं, वहीं पे हमारे अब्बा और उस्मान भी आराम से सेफली वो आराम कर रहे होंगे। और फिर वो लास्ट में कहते हैं वुड आई एवर सी देम अगेन, क्या मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा उनको, मतलब ये बात लास्ट में आई उनके दिमाग में कि अभी उनको तो पता ही नहीं था ना कि हम ऐसा हो रहा है गांव में और हम जा रहे हैं, तो इसलिए वो लास्ट में कहते हैं कि वुड आई एवर सी देम अगेन, क्या मैं उनको फिर से कभी मिल पाऊंगा या मैं अपने अब्बा और अपने भाई को कभी फिर देख पाऊंगा, ऐसे वो लास्ट में कहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसी थी ये स्टोरी द एप्रिकॉट ट्री, और ऐसा ये लेसन था, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। और इस लेसन के ऊपर अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।